Hello students, today our topic is cloud computing, and in this lecture we are going to discuss different types of cloud computing. So let us take a quick revision of our previous lecture. So what is cloud computing? Cloud computing is defined as storing and accessing of data and computing services over the internet. That is the simplest definition of the cloud computing. Okay, it means we store our data on internet, or actually we manage our data using internet, and we access the data online rather than on local drives. Okay, and what type of data that is stored on internet or we use? It may be a file, images, it may be documents, audio, video, and more. So this is the simplest definition of the cloud computing. So सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना या एक्सेस करना आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पर हम इंटरनेट पर डेटा या एक्सेस करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, ना कि हम अपनी हार्ड डिस्क में या लोकल ड्राइव में। ओके, और ये डेटा आपकी इमेज, आपकी फाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। ये देखिए इसका एडवांटेज बाई क्लाउड कंप्यूटिंग यूज्ड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज ये है कि हमें डेटा बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन नहीं, सर्वर, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती आपके एंड को। इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिनका ये हेडेक होता है कि ये सब मेंटेन करें। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एडवांटेज है। सो ओवरऑल एडवांटेज देखें तो हम डेटा सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिस्टोर डेटा, इम्प्रूव कोलैबोरेशन, excellent accessibility, low maintenance cost, mobility, service on paper use, unlimited storage capacity and data security। ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो अब बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स हैं, आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। So these are the three basic types of, or we can say there are three basic categories of cloud computing। तो एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये देखिए डायग्राम है। ओके, आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो ये जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका एक काफ़ी एक हम कह सकते हैं ब्रॉड एस्पेक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। तो अभी इसकी अगर कैटेगरी बनाएं तो ये थ्री बेसिक कैटेगरीज बनेगी। अब आप देख सकते हैं SAAS यहाँ पर लिखा हुआ है एंड यूज़र, PAAS पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन डेवलपर, और IAAS पे लिखा हुआ है नेटवर्क आर्किटेक्ट्स। तो बेसिकली ये थ्री डिफरेंट लेवल्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि थ्री डिफरेंट टाइप से हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं वैल्यू विजिबिलिटी टू एंड यूज़र है, अगर हम बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करें तो। ओके, तो जब बात करते हैं SAAS की, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर की, जैसे CRM है, या ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईमेल है। तो इस तरह की अगर सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है आपको सॉफ्टवेयर की क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, तो ये SAAS की कैटेगरी में आएगा, मीन्स एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट लार्जली irrelevant, fully functional application provided, e.g. CRM, ERP, emails। तो that is the basically SAAS। next is PAAS का प्लेटफॉर्म एज a सर्विस। तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज हो गए, .NET, लाइनक्स। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और जहाँ डिफरेंट टाइप से ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट आपको मिलते हैं जब हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू न सिर्फ सॉफ्टवेयर की सर्विस मिलती है, बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी काम करने की फैसिलिटी मिलती है। लास्ट बात करते हैं IAAS की, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सर्वर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्चुअल सर्वर। तो हम कह सकते हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म ऑन विच
required operating environment and application are developed including storage as a service offering। तो यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो थ्री टाइप्स की डिवाइड कर, जब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग बात करेंगे तो हम बात करेंगे ऑनलाइन स्टोरेज एक्सेस और यूज़ की, ठीक है, क्या एप्लीकेशंस की। तो अगर हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ करें तो SaaS कहलाएगा वो, इसलिए इसे SaaS बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाह रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की कैटेगरी में आएगा। अगर हम प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो PaaS कहलाएगा, और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एज ए सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू तो वो IaaS कहलाएगा। तो ये शॉर्ट में मैंने समझाया आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये डिफरेंस है और ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, इस सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग दैट प्रोवाइड virtualized computing resources over the internet, and it provide access to resources such as virtual machine, virtual storage, etc., and it is used by the network architects। तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल। तो इसको यूज़ किया जाता है जब हम IaaS की बात करते हैं तो नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन और वर्चुअल स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, और इसका बेसिकली जो यूज़ है IaaS का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का, तो ये आपको वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो नेटवर्क स्टैब्लिश करने के लिए आपको वर्चुअलाइज जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो IaaS के थ्रू मिलेंगे। तो सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो शॉर्ट में हमने क्या समझा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को, जैसे इसके नेम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो जो भी नेटवर्क से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम मेंटेन करना चाहते हैं तो वो सभी हम IaaS के थ्रू कर सकते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक टाइप है। तो जहाँ वर्चुअल मशीन मिल जाती हैं, वर्चुअल रिसोर्सेज मिलते हैं आपके, और यहाँ पर आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और ये नेटवर्क आर्किटेक्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। हालांकि जो ऑर्डर है वो ऐसे है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। मैं बॉटम टू टॉप की तरफ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, अब हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो जाएगी तो ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म की बात आएगी अब। तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट डिलीवर्स टूल्स नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट over the internet, and it provides runtime environments, development tools for application, and it is used by the developers। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने का काम ये आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप ये करता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल दैट डिलीवर्स टूल्स नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट ओवर द इंटरनेट। तो जो भी एप्लीकेशन हम डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए जो टूल्स चाहिए हमको, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, वो प्रोवाइड कराने का काम हमारा ये आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट एंड डेप्लॉयमेंट टूल्स फॉर एप्लीकेशन। तो ये हमें रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है जहां हम अपनी एप्लीकेशंस को रन करा के देख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के डेप्लॉयमेंट टूल्स भी प्रोवाइड कराता है एप्लीकेशंस के लिए, जिसके थ्रू हम अपनी एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसको यूज़ किसके थ्रू किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है डेवलपर्स के थ्रू। लास्ट पार्ट आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग दैट होस्ट सॉफ्टवेयर एंड मेक्स देम अवेलेबल फॉर क्लाइंट्स ओवर द इंटरनेट। तो ये सबसे सिंपल पार्ट है इसका, ठीक है। इसको यूजर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अब कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है और क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो वो पार्ट जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये एक ऐसा मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग का जहाँ सॉफ्टवेयर होस्ट किए जाते हैं और उनको अवेलेबल कराया जाता है डिफरेंट क्लाइंट्स को। तो एक जगह आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, आपका वो रहेगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, और उसको आप इंटरनेट के थ्रू कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टू द एंड यूजर। तो इसमें सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस की तरह प्रोवाइड कराया जाता है। सॉफ्टवेयर पहले से आपको कुछ इसमें बनाना नहीं है, सॉफ्टवेयर पहले सॉफ्टवेयर बना हो सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज़ करना है। तो ये भी एक फैसिलिटी है, उसको किसके थ्रू यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड बाय द एंड यूजर्स। तो एंड यूजर्स के थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक अभी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। देखिए सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस
IaaS बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS बोलते हैं इसे, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS बोलते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है ये। और इसको यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो IaaS को यूज़ किया जाता है नेटवर्क आर्किटेक्ट्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज़ करते हैं आपके। और कौन यूज़ करता है? एक्चुअली ये यूज़ करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्ट्स। और जो डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं? वो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो फीचर यूज़ करते हैं, या उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो वो क्या यूज़ करते हैं वहाँ पर? वो उन्हें वहाँ पर डेवलप वहाँ उन्हें डिफरेंट टाइप्स के और इम्पोर्ट और नेसेसरी टूल्स जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो मिलते हैं यहाँ पर। और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो एंड यूज़र होता है, जिसको कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, कोई आर्किटेक्ट, कोई नेटवर्क आर्किटेक्ट से मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, उसको वो यूज़ कर ले इंटरनेट की हेल्प से कहीं भी, विदाउट स्टोरिंग इन इट्स पर्सनल कंप्यूटर। तो अभी उसे उसे क्या करना पड़ेगा? उसे जो फीचर यूज़ करना पड़ेगा वो कहलाएगा, या जो पार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का जो उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आई थिंक अभी डिफरेंस क्लियर हो गया। वो एक बार फिर से ज़रा डायग्राम देखते हैं तो वो जो आपको और थोड़ा क्लियर कर देगा। अब देखिए इस डायग्राम को दोबारा से देखिए। तो जो SaaS है, पहले तो IaaS की बात करते हैं, तो यहाँ नेटवर्क आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सब वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल सर्वर्स वो प्रोवाइड किए जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। और जो PaaS है, यहाँ एप्लीकेशन डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल किए जाते हैं वर्चुअली। यहाँ वर्चुअली का मतलब यहाँ पर ये है कि उन्हें अपनी यहाँ पर्सनल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लाउड कंप्यूटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और जो एंड यूज़र्स हैं वो क्या करेंगे? एंड यूज़र्स पहले से एक सॉफ्टवेयर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स के पर्सन थे जो ये 3 टाइप्स के क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। दोबारा से देखिए एक बार फिर से इस स्लाइड को। SaaS जब हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जैसे CRM, ERP, ईमेल, तो ये सब यूज़ किया जाता है एंड यूज़र के थ्रू। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गए, चाहे वो विंडो हो गया, चाहे .NET हो गया, लाइनक्स हो गया, J2EE हो गया। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये प्रोवाइड कराए जाते हैं डेवलपर्स को यहाँ पर PaaS के थ्रू। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात करें तो यहाँ पर टोटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, तो नेटवर्क आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ओके, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा आपके। ये 3 स्लाइड्स याद रखिएगा। अभी एक वर्ड और यूज़ किया जाता है, इसे बोला जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, ग्रिड कंप्यूटिंग, तो इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है, मेन पॉइंट है ये। ग्रिड कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोला जाता है, और ये काफ़ी हद तक क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड टर्म ही है, लेकिन अलग है। It links multiple computing resources, PCs, workstations, servers, and storage elements together and provides a mechanism to access them. And the main advantage of the grid computing are that it increases user productivity by providing transparent access to resources, and work can be completed more quickly. तो ग्रिड कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बोला जाता है, और इसमें क्या है, आपके जितने भी मल्टीपल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका PC हो गया, वर्क स्टेशन या नोड हो गया, आपका सर्वर्स हो गया, ठीक है, स्टोरेज एलिमेंट्स हो गए, इन सभी को एक साथ कंबाइंड किया जाता है आपको, या अटैच किया जाता है, और ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं इन सबको यूज़ करने के लिए। देखिए आप इसका डायग्राम देखिए, सेंट्रल में ग्रिड कंप्यूटिंग है, और ये आपका PC कनेक्टेड है, जैसे वर्क स्टेशन या नोड कनेक्टेड है। वर्क स्टेशन नोड का मतलब कंप्यूटर से कनेक्टेड या नेटवर्क से कनेक्टेड डिफरेंट नेटवर्क डिवाइस या कंप्यूटर से है यहाँ पर, और सर्वर है, और डिफरेंट टाइप्स के स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। तो ये मिलके आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं, जहां हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, एडवांटेज क्या है, ये यूज़र प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और इसमें जो मेथड रहेगा रिसोर्सेज को यूज़ करने का वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहता है, और इससे हम कम टाइम के अंदर मैक्सिमम वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसका एक इन्वायरमेंट रहता है, याद रखिएगा। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पर वर्क नहीं करती। जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट वर्क करती है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को
कनेक्ट कर दिया जाता है आपस में, और फिर उससे यूज़र प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये एक थोड़ा सा अलग टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर हम कंपैरिजन करें तो। ये अलग बात है कि यहाँ भी यूज़ ही किया जा रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज का, तो ये सिमिलरिटी है, लेकिन यूज़ करने का जो मेथड है वो अलग है। क्लाउड कंप्यूटिंग में वो क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में इसको। तो टू द पॉइंट अगर बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग की, तो क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझना होगा हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉलोज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है बेसिकली क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करता है आपका, जिसमें एक सर्वर होगा और एक से ज़्यादा क्लाइंट मशीन होगी। सर्वर के थ्रू डेटा का एक्सेस मिलेगा क्लाइंट मशीन को। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। तो जैसे मैंने बताया ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। यहाँ क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो नहीं होता, इसमें कोई एक मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप फॉलो नहीं होता, या एक हम ये कह सकते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो नहीं होता, जहाँ डेटा सिर्फ एक जगह से ही आपका टोटली कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी इज हाई एज फार एज क्लाउड कंप्यूटिंग इज कंसर्न, एंड फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग स्केलेबिलिटी इज नॉर्मल। तो स्केलेबिलिटी की अगर हम कंपैरिजन करें, देखें इसका, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग की नॉर्मल होती है। कंपेयर टू क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादा होती है ऑफ कोर्स, पर जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग से कंपेयर करेंगे तो स्केलेबिलिटी इसकी कम होगी। तो हम लार्जर स्केल पर इसको यूज़ कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोर फ्लेक्सिबल दैन ग्रिड कंप्यूटिंग। अब अगर इसकी वर्किंग स्टाइल की बात की जाए, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ग्रिड कंप्यूटिंग उतना फ्लेक्सिबल नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा फीचर्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, कम कॉम्प्लिकेटेड होता है ग्रिड कंप्यूटिंग के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोर फ्लेक्सिबल दैन ग्रिड कंप्यूटिंग। Next point regarding to cloud computing, grid computing is that cloud operates as a centralized management system, while grid operates as a decentralized management system. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्लाउड ऑपरेट करता है वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम पर वर्क करता है। क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल हमेशा सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम पर वर्क करता है, जहाँ आपको जो परमिशन मिलती है वो सर्वर के थ्रू मिलती है आपको, और जितनी क्लाइंट मशीन है सर्वर के थ्रू हैंडल होती है। तो एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं हम, या अभी तो फिलहाल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों अलग चीज़ें हैं इस मामले में। कि यहाँ जहाँ पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मैनेजमेंट जो होगा सेंट्रलाइज होगा, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग में डिसेंट्रलाइज होगा। इसलिए इसका ग्रिड कंप्यूटिंग का नाम भी डिसेंट्रलाइज मैंने बताया था आपको। ये देखिए डिसेंट डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है इसको। और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पर हैं, और उनका अपना डिफरेंट रोल है। ठीक है, तो ये फिर डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड सर्वर्स आर ऑन्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो क्लाउड सर्वर्स होंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ऑन करते हैं उसको, पर ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। इन ग्रिड कंप्यूटिंग ग्रिड्स आर ऑन एंड मैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, और इनके जो ऑन ऑन भी करते हैं साथ में उसे, और मैनेज भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग आपके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर इसको ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस सर्विसेज लाइक IaaS, PaaS एंड SaaS। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अभी सर्विस, ये डिफरेंट सर्विसेज को। लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग यूज सिस्टम्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड परवेस। तो ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग इज सर्विस ओरिएंटेड, वाइल ग्रिड कंप्यूटिंग इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्विस ओरिएंटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कराता है, जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग का बेसिक फोकस जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड है बेसिकली ये। तो एप्लीकेशंस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये ग्रिड कंप्यूटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और लास्ट पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स, वाइल ग्रिड कंप्यूटिंग इज एक्सेसिबल थ्रू ग्रिड मिडलवेयर। तो अगर हम बात करें
क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेसिबल होती है, एक्सेसिबल किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग को वेब प्रोटोकॉल्स के थ्रू। और ये वेब स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स आप जानते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इंटरनेट पर फॉलो किए जाते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए। तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं, उसके थ्रू ही एक्सेसिबल होता है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। और ग्रिड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसके लिए मिडिल वेयर्स होते हैं, कुछ ग्रिड मिडिल वेयर्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो उसके थ्रू ही इनको डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द ग्रिड कंप्यूटिंग। मेन पॉइंट यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट वर्क करता है ग्रिड, जबकि आपका जो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो अभी ये स्लाइड्स भी डिस्कस हो चुकी थी आपकी। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं IaaS को। तो IaaS बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, often provides the infrastructure such as servers, virtual machine, networks, operating system, storage and more on a pay-as-you-use basis. Pay-as-you-use basis. And IaaS provides offer VM from small to extra large machine and infrastructure as a service. IaaS is means of delivering computing infrastructure as on-demand service. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो जैसा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो यहाँ सर्विस की फॉर्म में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और कौन यूज़ करता है? नेटवर्क आर्किटेक्ट। तो कौन कौन सी मशीन सर्विस प्रोवाइड होती है? गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जैसे एक एग्जांपल है, अमेजन वेब सर्विसेज है, IBM है, HP पब्लिक क्लाउड है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ IaaS। लिखा भी हुआ फर्स्ट पॉइंट, infrastructure as a service often provides the infrastructure such as the servers, virtual machine, networks, operating system, storage and much more on a pay per use basis. तो यहाँ पर मिलते हैं हमें सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं, नेटवर्क्स मिलता है, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज मिलता है। और ये किस बेस पे मिलता है? पे एज यू यूज़ बेसिस। आप कितना यूज़ करोगे उसके बिहाफ पर, जितना आप यूज़ करोगे उसके बिहाफ पर ही ये मिलता है आपको। उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है, आपको कितना यूज़ करना है और क्या क्या यूज़ करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है IaaS प्रोवाइड्स ऑफर VM फ्रॉम स्मॉल टू एक्स्ट्रा लार्ज मशीन। तो छोटी मशीन से लेकर बड़ी मशीन तक सभी यहाँ पर सभी तरीके की आपकी ऑफर्स मिलते हैं वहाँ पर कि आपको कितना यूज़ करना है, ये मैं पहले बता चुका था। पे एज यू यूज़ बेसिस पर मिलता है ये आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो पास की बात करें या PaaS की बात करें तो द पास मॉडल इज सिमिलर टू IaaS बट इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द एडिशनल टूल्स। तो ये और क्या टूल्स प्रोवाइड कराता है? सिमिलर है लेकिन कुछ और टूल्स प्रोवाइड कराता है, जैसे डेटा मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है, बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड मिलती हैं इसके थ्रू, प्रोवाइड की जाती हैं इसके थ्रू। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इज क्लाउड डिलीवरी मॉडल फॉर एप्लीकेशन कंपोज्ड ऑफ सर्विस मैनेज बाय द थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल देखिए इसके, विंडो एज़्योर, गूगल ऐप इंजन, क्लाउड फाउंड्री, अमेजन वेब सर्विसेज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो एंड यूज़र के एंड पर ये सर्विस प्रोवाइड होती है आपको, एंड यूज़र के लिए सर्विस प्रोवाइड होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मेक्स द यूजर्स कनेक्ट टू द products through the internet or sometimes also help them to build in house as a private cloud solution on a subscription basis model. And the examples are Google application, Salesforce, Zoho and Microsoft Office 36। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों में, आपको एग्जाम्पल इसके साथ दे दिए। तो पिछली बार जो मैंने स्लाइड बताई थी आपको, ये जो स्लाइड बताई थी इसमें एग्जाम्पल मिसिंग था, तो आप एग्जाम्पल यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी ये स्लाइड कंप्लीट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक बार डिफरेंस और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो सर्विस की फॉर्म में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वर्चुअल मशीन, सर्वर्स, ये सब मिलते हैं आपको। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए जाते हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो डेवलपमेंट के लिए डिप्लॉयमेंट ज़रूरी होते हैं, और डिप्लॉयमेंट टूल्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसको डेवलपर्स यूज़ करते हैं। और लास्ट है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहाँ आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराए जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू और इसको एंड यूज़र यूज़ करते हैं। ओके,
चलिए, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन को समझना होगा, ब्लॉकचेन क्या है। नेम काफ़ी हद तक अपने आप में कुछ बता रहा है इसके बारे में। ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स की चेन, और हम कह सकते हैं चेन ऑफ ब्लॉक्स, दैट इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? Blockchain can be described as a data structure that holds transactional record and while ensuring security, transparency and decentralization। तो ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर है और ये क्या होल्ड करता है? ये होल्ड करता है ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को। ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स को होल्ड तो करेगा ही, साथ में इंश्योर करेगा सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन। कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो ज़्यादा सिक्योर भी होगा वो। ओके, एंड you can also think of it as a chain of records stored in the forms of block which are controlled by no single authority। तो ये सबसे एडवांटेज रहता है इसका। तो ये चेन ऑफ रिकॉर्ड्स है जो स्टोर की जाती है ब्लॉक्स की फॉर्म में और जिसको कोई एक सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। ए ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट इज कंप्लीटली ओपन टू एनी एंड एवरीवन ऑन द इंटरनेट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ये ब्लॉकचेन, और जिसको ओपन किया जा सकता है किसी के भी जरिए नेटवर्क पर। ठीक है। वंस एन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चेंज और अल्टर इट। एक बार इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में स्टोर हो गई तो उसको चेंज करना लगभग नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है इसको चेंज करना। तो सिंपल वर्ड्स में हमको ऐसे समझ सकते हैं ब्लॉकचेन को, ये एक्चुअली एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन, वो फीड किए जाते हैं, और ये फीड जो किए जाते हैं ब्लॉक्स की फॉर्म में फीड किए जाते हैं, और इसको कोई एक सिंगल अथॉरिटी गवर्न नहीं करती। चूँकि एक सिंगल अथॉरिटी गवर्न नहीं कर सकती, और तो इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज़ भी कम होती हैं, इसके अंदर ना के बराबर होती हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। Next, each transaction on a blockchain is secured with a digital signature that provides it authenticity. Due to the use of encryption and digital signature, the data stored on the blockchain is tamper-proof and cannot be changed। तो यहाँ सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाता है, यहाँ पर स्पेशली सिक्योरिटी पर फोकस रहता है, और इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाता है, जो बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर का काम ही है कि वो ऑथेंटिसिटी वेरीफाइड करता है कि ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही पर्सन कर रहा है उसे सही तरीके से या नहीं। ओके, और इससे एडवांटेज क्या मिलेगा? टेम्पर प्रूफ रहेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलाउ ऑल द नेटवर्क पार्टिसिपेंट टू रीच एन एग्रीमेंट कॉमनली नोन एज consensus। All the data stored on a blockchain is recorded digitally and has commonly history which is available for all the network participants। This way, the chance of any fraudulent activity or duplication of the transaction is eliminated without the need of the third party। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो इसमें एक एग्रीमेंट पर पहुँचते हैं, इसे कंसेंसस बोला जाएगा। और क्या होगा इसके अंदर? डेटा जो स्टोर्ड होगा ब्लॉकचेन में वो डिजिटली रिकॉर्ड होगा, और उनकी एक कॉमन हिस्ट्री होगी जो नेटवर्क पर अवेलेबल रहेगी पार्टिसिपेंट्स के लिए। और इसके थ्रू क्या होता है, किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोका जा सकता है या ट्रांजैक्शन का डुप्लीकेशन रोका जा सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी के। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं इसको समझने के लिए। जैसे आप पेपल या पेटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसमें दिस ऑप्शन इन्वॉल्व्स थर्ड parties in order to process the transaction due to which an extra amount of your money is deducted as transferring fees। तो इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जिसको आपको फीस पे करनी पड़ती है। ठीक है, और इन केसेस में क्या होगा? इन केसेस लाइक दिस यू कैन नॉट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ योर मनी एज इट हाईली पॉसिबल दैट a hacker might disturb the network and steal your money। in both the cases it is the customer who suffers। this is the way blockchain comes in। तो ब्लॉकचेन के लिए एक एग्जांपल दे रखा है, पेपाल या हम पेटीएम से जैसे पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है जिसको हमें ट्रांजैक्शन मनी देना पड़ता है। तो यहाँ पर ब्लॉकचेन आपका एग्जिस्टेंस में आता है।
तो ब्लॉकचेन को समझने के लिए अब आपको ये समझना होगा। तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग ए बैंक फॉर ट्रांसफरिंग मनी इफ वी यूज ए ब्लॉकचेन इन सच केसेस, तो हम इसमें बैंक को यूज नहीं करके ट्रांसफरिंग मनी ट्रांसफर करने के लिए एक ब्लॉकचेन को यूज करेंगे, जिसका काम ये होगा जो प्रोसेस को सिक्योर बनाएगी और आसान भी बनाएगी, और इसमें कोई फीस इन्वॉल्व नहीं होगी, और फंड जो डायरेक्टली होगा वो आपके थ्रू ट्रांसफर होगा, तो किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, सो द मोर एवर द ब्लॉकचेन डेटाबेस इज डिसेंट्रलाइज, तो चूंकि ये डिसेंट्रलाइज है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है इसमें, एंड नॉट लिमिटेड टू एनी सिंगल लोकेशन, और ये किसी एक सिंगल लोकेशन से नहीं हैंडल किया जा रहा है, तो सभी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो रिकॉर्ड्स होंगे, वो पब्लिक होंगे और वो डिसेंट्रलाइज होंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक सिंगल प्लेस पर होगी, एक सिंगल प्लेस पर स्टोर्ड ही नहीं होगी, ठीक है, और उसमें कोई करप्शन का चांसेस भी नहीं रहेगा, और ना ही कोई हैकर उसको हैक कर सकता है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। तो इसमें ये कहा गया है, जैसे हम पेपल या पेटीएम यूज़ करते हैं, तो वहाँ एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो आपसे फीस लेती है, ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है, और उसके बाद वो चार्ज किया जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या है कि आपका डिफरेंट जो आपका ट्रांजैक्शन होगा डिफरेंट ब्लॉक्स की फॉर्म में होगा, जो जो ट्रांजैक्शन को ज़्यादा आसान बनाएगा और इजी भी बनाएगा, और इसमें कोई एक्स्ट्रा फीस भी इन्वॉल्व नहीं होगी, और फंड डायरेक्टली आपके थ्रू ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह, और ना ही इसमें कोई सिंगल लोकेशन होगी, और ये डिसेंट्रलाइज होगा, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, तो इसे हैक होने भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिजिटल सिग्नेचर, उसके बारे में नोट करके लिखा हुआ है। अ डिजिटल सिग्नेचर इज बेसिकली वे टू इंश्योर दैट एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट इज ईमेल, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल सिस्टम इज ऑथेंटिकेट। तो एक डिजिटल सिग्नेचर एक मेथड है, एक तरीका है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का कि ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, उसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये सभी पॉइंट्स इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।